जय हिंद। मेरा नाम है अखिलेश डहरिया। आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि सर्दी जुकाम होने के कारण गले में थोड़ी खरखराहट है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाज़ थोड़ी ठीक हो, जो बातें आपके सामने पहुंचाना चाह रहे हैं वह आसानी से पहुंच सके या आसानी से डिलीवर हो सके। ठीक है, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। जब भी कोई विषय शुरू करते हैं तो आपके सबके मन में कुछ विषय बेसिक से आते ही हैं और आने ही चाहिए। अब क्यों आने चाहिए यह तो अलग मुद्दा हो जाएगा। जैसे ही हम यह विषय क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में यह विषय का क्या महत्व है या हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते ही हैं और आना लाजमी है और यह आना भी चाहिए। क्यों? जब आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आएंगे तो आप समझने की तरफ ध्यान दोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब कोई विषय उनको समझ में नहीं आता तो वह क्या करते हैं, रटने लगते हैं। रटने से क्या होता कि वह उसके जीवन से कट जाता है, वह विषय उसके परिवेश से कट जाता है और तो और उसे समझने में और ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगती है। किस चीज़ से? रटने से। इसलिए आज से ही अपन अवॉइड करेंगे कि रटना बिल्कुल नहीं है। हर विषय को या हर टॉपिक को समझने पर ज़्यादा ध्यान देना। अब रटने वालों की अनेक प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने किसी विषय को रट लिए, किसी टॉपिक को रट लिए तो आप एक पोपट की तरह, एक तोते की तरह हो जाते हैं। किसी ने जो बोल दिया, किसी ने जो पढ़ा दिया, कहीं से आपने पढ़ लिया, कहीं से किसी बुक को उठाकर आपने जो पढ़ लिया, A to Z आप वही लिखेंगे, वही डिलीवर करेंगे, आप वही किसी को बता पाएंगे। इससे आपकी जो कहने, बोलने और लिखने की जो क्षमता है उसमें गिरावट आएगी। अब जब ये सारी चीज़ गिरावट आएगी तो इसे दूर करना ज़रूरी है। इसलिए रटना अवॉइड करना है, उसे समझने पर ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ रटने का एक और घाटा क्या है, तो ये एक और घाटा यह है, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपने जो चीज़ पढ़ा है, जो चीज़ रटा है, सिर्फ वही लिख कर आ जाओगे। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी जोड़ोगे नहीं, A to Z वही लिख कर आ जाओगे। अपनी जो लिखने की क्षमता है वह आप खो दोगे। आपकी जो लिखावट उसमें सुंदरता नहीं होगी, आपके जो वाक्य हैं उनमें कनेक्टिविटी नहीं होगी। इससे आपके मार्क्स कम आएंगे, आपके अंक कम आएंगे और जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसका भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि घिसी पिटी बातें वो सुन सुनकर, देख देख कर या आंसर उसको जब वही चीज़ मिलेंगे तो वह नंबर कम ही देगा। अब नंबर ज़्यादा चाहिए या अपने नंबर में इम्प्रूवमेंट करना है तो उस विषय के, उस टॉपिक के बारे में समझना सबसे ज़रूरी है। यदि समझोगे तो क्या होगा, आप उसे अपने परिवेश से कनेक्ट करोगे, उसे अपने जीवन से कनेक्ट करोगे और आगे उसे किस तरह से उपयोग करना है ये भी देख सकते हो। जब ये सारी चीज़ आपके जीवन में होगी तो आपका क्या, जो आंसर लिखोगे वो एकदम जेन्युइन, एकदम अलग, एकदम हट कर होगा, जो कि कॉपी चेक करने वालों को अपनी तरह से या अपनी लिखावट, अपनी वाक्य जो प्रोड्यूस करने की क्षमता, उससे प्रभावित करोगे। जब वह प्रभावित होगा तो आपको अंक अधिक देगा और तो और एक चीज़ और इम्प्रूवमेंट होगी जो आप समझोगे तो क्या, जब आप किसी विषय को समझ लोगे तो क्या होता है, या किसी विषय को या किसी टॉपिक को आप जब समझ लेते हो तो आप अपनी तरह से उसमें और चीज़ों को जोड़कर आगे किसी को डिलीवर कर सकते हैं और किसी को समझा सकते हो और इससे आपकी छवि में और सुंदरता या और निखार आ सकता है। ठीक है, यह होता है समझने का फ़ायदा। लेकिन कुछ चीज़ों को रटना पड़ता है, जैसे कि कभी कभी डेट वगैरह है तो उसे रटना ज़रूरी है। लेकिन जो बेसिक टॉपिक होते हैं उसे रटने में बिल्कुल भी नहीं ध्यान नहीं देना है, उसे समझने में पूरा फोकस करना है। यदि कोई विषय या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसे बार बार ध्यान दो कि इसे किस तरह से आसान किया जा सके, इसे किस तरह से और सुंदर तरीके से अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय तरीके से, या कह सकते हैं अपने जो अनुभव है उससे और सुंदर किया जा सकता है।
तो अभी तो अपने ये सारी चीज़ हो गई रटना और समझने, ये इससे अलग मुद्दा हो जाता है। अभी बात कर रहे थे अपन राजनीति। जब राजनीति शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है मुद्दा सरकार, कि सरकार है क्या। आप सबने सुने होगी कि मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, ना जाने कौन कौन सी सरकार सुनी होगी, ठीक है। आप कहते कि किसी एक व्यक्ति से सरकार होती, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है लोगों को और विद्यार्थियों को। किसी एक को टारगेट करके बोल देते हैं कि इसकी सरकार है, नहीं। यह सरकार बनने के लिए एक पूरी की पूरी चेन की तरह कार्य करता है। यदि इस चेन में एक भी कड़ी निकाल दी जाए तो सरकार कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को देखकर यह कहना गलत होगा कि वह सरकार है या सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक आइडेंटिटी, ये कह सकते हैं कि एक ही मुद्दे को लेकर वह, ये कह सकते हैं कि एक ही एरिया पर वह काम कर रहा है। लेकिन सरकार क्या होती, सभी एरियाओं पर काम करती है, सभी क्षेत्रों में कार्य करती है। इसीलिए सरकार को क्या बोलते हैं, राज्य का मूर्त रूप, क्योंकि सभी हिस्से दिखाई नहीं देते। इसीलिए सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, सरकार जो है राज्य का मूर्त रूप है। यह तो समझ में आया कि सरकार क्या है, राज्य का मूर्त रूप है, क्योंकि उसके हर हिस्से दिखाई नहीं देते, या कह सकते हैं कि हर जो कड़ी है वह दिखाई नहीं देती। इसलिए कहते हैं क्या है, सरकार राज्य का मूर्त रूप है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, राज्य। अब राज्य क्या है, एक पूर्ण राज्य होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, और पूर्ण राज्य के लिए यही चीज़ क्यों जरूरी है, यह भी पहला मुद्दा हो जाता है। यह प्रश्न हो जाता है, आपके दिमाग में आना ही चाहिए। आना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझोगे इन सारे प्रश्नों के माध्यम से। जैसे राज्य के लिए ये सारी चीज़ क्यों जरूरी है, तो राज्य होने के लिए ये सारी चीज़ इसलिए ज़रूरी है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, यदि आप मानव शरीर लेते हैं, मानव शरीर में यदि किसी अंग को हटा दिया जाए तो वह उसे विकलांग कहेंगे, या वह शरीर पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए वह राज्य के लिए चारों अंग के रूप में कार्य करते हैं। यदि इनमें से एक को भी काट दिया जाए तो वह पूर्ण राज्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए राज्य के लिए चारों चीज़ जरूरी है। तो चार चीज़ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। ये सारी चीज़ें राज्य, एक पूर्ण राज्य होने के लिए ज़रूरी है। अब इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अब पूरा विश्व ले लो, अब पूरा विश्व तो ले लिया अपन ने, या पूरा जो भूगोल के अंदर का जितने देश हैं, अब उसे एक ही मान लिया जाए तो क्या आप सही समझेंगे कि यह पूर्ण राज्य हो सकता है? नहीं, गलत फहमी होगी ये। जैसे कि अपन भारत को एक गणराज्य कहते हैं, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गणराज्य कहते हैं ना। अब जब एक राज्य होने के लिए भूभाग का होना कितना ज़रूरी है, यह देखो। यदि भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता तो क्या भारत की कल्पना की जा सकती है? जैसे अपने पड़ोसी देश चाइना को ले लिए, यदि उसका भौगोलिक क्षेत्र ना हो डिसाइड, तो क्या उसे डिफाइन कर सकते हैं कि यही चाइना है? वो हो सकता था कुछ दिन तक यहाँ तक चाइना कहे कि यहाँ तक है, यहाँ तक। इसलिए एक राज्य होने के लिए उसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होना चाहिए ताकि उसे एक पूर्ण राज्य कहा जा सके। वह तो एक अंग हो गया। अब दूसरा अंग क्या है, जनसंख्या। अब कहोगी आपकी चंद्रमा में है और बाकी ग्रहों में भी है भूभाग। अब भौगोलिक संरचना वहाँ पर भी है, या ज़मीन वहाँ पर भी है, सतह वहाँ पर भी है, तो वैसे क्यों काउंट नहीं किया जा सकता? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। अब राज्य होने के लिए भूभाग के साथ साथ जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती है। यदि जनसंख्या नहीं है तो राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब देखो, यहाँ तो होगी है जनसंख्या। अब दो चीज़ तो आपको समझ में आई, राज्य होने के लिए भूभाग जरूरी है, राज्य होने के लिए जनसंख्या जरूरी है। अब तीसरा टॉपिक क्या हो जाता है कि सरकार। अब भूभाग हो गया, वहाँ नियंत्रण करना है जनसंख्या का, तो उसके लिए क्या, एक सरकार का गठन किया जाएगा। तो सरकार का गठन करेंगे तो क्या, उस क्षेत्र की जो भी समस्या है या जो शासन व्यवस्था है उसे चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सरकार। इसीलिए राज्य का जो तीसरा अंग है वो क्या है, सरकार है। सरकार ना हो तो राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं मिलेगा। जब सरकार ही नहीं है तो राज्य कैसा, यह पहला मुद्दा हो जाएगा। और चौथी बात क्या है,
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, संप्रभुता। किसी भी पूर्ण राज्य होने के लिए संप्रभु होना जरूरी है, या संप्रभुता का होना सबसे जरूरी है। संप्रभुता किस तरह से होती, देखो, राज्य की जो है अखंडता को बनाए रखने के लिए संप्रभुता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, या सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत क्या होती है, संप्रभुता होती है। अब कैसे होती है, अब इससे ध्यान दो। जैसे राज्य जो है या जो सरकार है, उसे ना कोई आंतरिक रूप से चुनौती दे सकता है, ना ही उसे बाहरी रूप से कोई चुनौती दे सकता है। जैसे कि अभी कुछ फिलहाल में पाकिस्तान ने हमला किया था, आतंकी हमला, उसको पनिशमेंट देने या दंड देने की शक्ति क्या है, राज्य के पास है। वो क्या, संप्रभुता के रूप में दिखाई देती है। यदि कोई आंतरिक रूप से सरकार को चुनौती दे या राज्य को चुनौती दे, तो वह क्या, संप्रभुता के माध्यम से उसे दंडित किया जाता है या उसे प्रताड़ित किया जाता है, ताकि उसकी अखंडता को सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए एक राज्य की दंड देने की शक्ति के रूप में ही क्या दिखाई देता है, संप्रभुता दिखाई देती है। अब संप्रभुता होना कितना जरूरी है, देखो, संप्रभुता होना सबसे जरूरी है। जब संप्रभुता किसी के पास नहीं होती, उसे कोई आंतरिक रूप से चुनौती दे सकता है या बाहरी रूप से चुनौती दे सकता है। लेकिन जब किसी के पास संप्रभु होता है या संप्रभुता होती है, तो ना ही उसे कोई आंतरिक रूप से चुनौती दे सकता है, ना ही किसी बाहरी रूप में चुनौती दे सकता है। सरकार के पास दंड देने के लिए कौन कौन से, पुलिस और सेना है, जो कि उसकी संप्रभुता की पहचान करता है, जो कि राज्य की दंड देने की शक्ति के रूप में दिखाई देता है। यह तो मेन मुद्दा हो गया, ठीक है, संप्रभुता होने के लिए। लेकिन फिलिस्तीन जो है कि आज भी एक पूर्ण राज्य नहीं बन पाया है। अब क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसके पास ना पुलिस है ना सेना है, इसलिए वह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया। अभी ये राज्य होने के लिए ये चारों चीज़ तो जरूरी है। क्या क्या चीज़ जरूरी है, भूभाग का होना जरूरी है, जनसंख्या का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है, और संप्रभुता का होना बिल्कुल जरूरी है। इन चारों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जब ये चारों ही होते हैं, जब एक पूर्ण राज्य बन पाता है। अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ और छूट रही थी अपनी जनसंख्या में। समाज और राज्य में अंतर क्या है। समाज के पास यदि भूभाग ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक राज्य होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, भूभाग का होना जरूरी है। समाज के पास संप्रभुता नहीं होती, लेकिन राज्य के पास संप्रभुता होती है, जो कि उसकी दंड देने की शक्ति के रूप में दिखाई देती है। अब यहाँ आ जाता है तीसरा टॉपिक, क्या है, सरकार। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब जब ये 3 अंग हैं तो इनके कार्य भी अलग अलग हैं। विधायिका क्या होती है, जो विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति रखती है, वो क्या होती है, विधायिका होती है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका के पास भी विधि निर्माण की शक्ति होती है, लेकिन कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका है। इसे अपन बाद में देखेंगे। और तीसरा अंग क्या है सरकार का, तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का कार्य करती है, या कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए क्या, न्यायालय की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने निर्णय के आधार पर उसका क्या गलत है, क्या सही है, और आगे किस तरह से सुधार किया जाए, ये सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखता है कौन, न्यायपालिका। कि कोई विधि ऐसी तो नहीं जो कि जनता के विरोध हो, राज्य के विरोध हो। ये सारी चीज़ की निगरानी कौन करती है, न्यायपालिका करती है। ये सभी चीज़ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैंने जो कहा था उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या, रटने पर ध्यान नहीं देना है और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों, जब आप समझोगे तो आप राजनीति समझ रहे हो तो उसे भूगोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसे अर्थशास्त्र के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसे ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसे साइंस के साथ कनेक्ट करते हो। अब तुम कहोगे कि हम राजनीति पढ़ रहे थे, अब उसे साइंस के साथ कैसे कनेक्ट करें। यह तुम्हारा प्रश्न जेन्युइन होगा, या पूछना ज़रूरी भी होगा कि हम इसे कनेक्ट करें तो करें कैसे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए।
और इसे मैं बताता हूँ कि किस तरह से कनेक्ट करना। यदि राजनीति में कोई ऐसी नीति बना दिया जाए जो कि जीवन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो ऐसी नीतियों को आप साइंस से कनेक्ट करके देख सकते हो कि हमारे हेल्थ के बारे में किस तरह से साइंस में कहा गया है और इसे राजनीति में किस तरह की नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके या हमारे जो जीवन है उस पर कोई खतरा ना बन सके इन नीतियों के कारण। इस तरह से ही कनेक्ट करना है अपन को राजनीति को साइंस से और राजनीति को भूगोल से, राजनीति को अर्थशास्त्र से। ये सारे विषय एक दूसरे से कनेक्ट होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप समझ लिए तो आप इन विषयों को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, इन विषयों के अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। अपने आने वाले भविष्य में इन विषयों से आप कुछ सीख सकते हैं। और तो और यदि आपको किसी को समझाना है तो और अच्छे तरीके से एक विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट करके समझा सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।